हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और अपने लास्ट वीडियोस में मैंने जो कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार के द्वारा जो सिलेबस कम किया गया था, कुछ एक सब्जेक्ट्स का मैं बता चुका हूँ, जैसे मैथ्स का, साइंस, कॉमर्स और इंग्लिश का सिलेबस मैं बता चुका हूँ। तो उसमें आप देख लें। और बाकी आज जो है जिस सिलेबस की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं वो हिंदी का सिलेबस है, 10th का हाई स्कूल का। और इसमें क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं, क्या रह गया है पढ़ने के लिए, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो है तो सबसे पहले जो 30% सिलेबस हिंदी में कम हुआ है कक्षा 10 के लिए, 10th हाई स्कूल के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक जो गद्य वाली जो आपका पोर्शन है, जो उसमें लेसन्स हैं, इसमें 3 लेसन कम हुए हैं। एक तो पहला लेसन है क्या लिखूं, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखा हुआ है, एक लेसन ये कम हुआ है। दूसरा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये लेसन जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ है, ये लेसन भी अब कम हो गया है, अब नहीं पढ़ना है। तीसरा लेसन है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जो जयप्रकाश भारती जी द्वारा लिखा हुआ है, तो ये लेसन भी अब आपको नहीं पढ़ना है। ये तो बात हुई गद्य में जो लेसन्स कम हुए थे। अब काव्य में जो पोएम, जो कविताएं अब आपको नहीं पढ़नी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी हुई है, चंद्रलोक में प्रथम बार। ये जो पोएम है ये आपको नहीं पढ़नी है। दूसरी है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है, उनके द्वारा कविता लिखी हुई है, वर्षा सुंदरी के प्रति, तो ये पोएम आपको नहीं पढ़नी है। तीसरी है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित एक जवानी नाम की कविता है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। चौथी है केदारनाथ सिंह द्वारा नदी शीर्षक की कविता है, ये नहीं पढ़नी है। अशोक वाजपेयी के द्वारा जो कविता लिखी गई है युवा जंगल, ये आपको नहीं पढ़नी है। अब संस्कृत की जो बुक है उसमें कौन कौन से लेसन आपको नहीं पढ़ने हैं, उसमें केन किम वर्धते, एक ये है, इसको नहीं पढ़ना है। दूसरा अन्योक्ति विलास, ये नहीं पढ़ना है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजें अब नहीं पढ़नी है उसको देख लें। समास कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, एक तो कर्मधारय समास नहीं पढ़ना है, बहुब्रीहि समास ये भी नहीं पढ़ना है। संधि कौन सी वाली नहीं पढ़नी है, वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है। सर्वनाम कौन से नहीं पढ़ने हैं, एक तद और युष्मद ये हैं, ये नहीं पढ़ने हैं। धातु रूप किस किस के नहीं पढ़ने हैं, द्रश और पच, ये धातु रूप द्रश और पच, ये 2 धातुओं के रूप आपको नहीं पढ़ने। तो ये 30% हिंदी का जो सिलेबस कम हुआ है कोविड-19 महामारी की वजह से, तो उसको मैंने अभी आपको बताया। अब जो 70% कोर्स जो बचा है हिंदी का, जो पाठ्यक्रम बचा है, उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें बची हैं। तो पहला तो इसमें दे रखा है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, ये जो है अब आपको पढ़ना है। अच्छा, इसका पेपर जो है आपका वही 100 अंक का है। और ये जो मैंने अभी बात की हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये आपका 5 नंबर का है, 5 अंक का है। और दूसरा इसी तरह से जैसे हिंदी गद्य की बात हुई, तो हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, और इसमें रीतिकाल तथा आधुनिक काल, ये पद्य का जो संक्षिप्त परिचय है ये 5 नंबर का है, ये भी आएगा, इसको पढ़ना है। और अब गद्य वाली जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं करने के लिए, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न, ये 3 चीजें आती हैं और सभी तीनों 2-2 नंबर की होती हैं। लेकिन ये जो सेकंड वाला जो पॉइंट है जो अभी मैंने बताया, गद्य वाला जो पाठ्य पुस्तक में से आएगा, ये 6 अंक का होगा। तीनों चीजें 2-2 अंकों की होंगी। अब तीसरा इसमें जो पॉइंट है, काव्य वाले जो पाठ्यपुस्तक है आपकी,
काव्य की जो कविताओं की पुस्तक है उसमें भी इसी तरह से आता है। 3 चीजें आएंगी फिर से, संदर्भ आएगा, व्याख्या आएगी और काव्य सौंदर्य। ये 1 नंबर का संदर्भ है, व्याख्या 4 नंबर की है, काव्य सौंदर्य 1 नंबर का है। तो ये 6 अंक का ये काव्य वाला जो आपकी पाठ्य पुस्तक से आएगा वो इसमें बताया। और अब संस्कृत गद्यांश या पद्यांश, संस्कृत की जो पुस्तक होती है आपकी उसमें लेसन्स में से गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी इसका हिंदी में अनुवाद आप लिखेंगे और इसका संदर्भ भी लिखेंगे, जैसा कि अभी पहले भी होता आया है। तो संदर्भ आपका 1 नंबर का होगा और जो हिंदी में अनुवाद है वो 3 नंबर का होगा। तो 1 और 3 4 अंकों का ये आपका संस्कृत गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद होगा। नेक्स्ट है निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। इनका जीवन परिचय और रचनाएं लिखने के लिए आएगा लेखक और कवियों का। लेखक कौन से हो गए? जो गद्य में जो जिनके लेसन्स लिखे हुए हैं, और कवि जो काव्य में जिनकी कविताएं आपको पढ़ने के लिए बताई जाएंगी अभी। तो उनके जीवन परिचय और रचनाएं, जीवन परिचय भी 3 अंक का होगा और रचनाएं भी 3 अंक की होंगी। टोटल 6 अंक का ये होगा। नेक्स्ट है संस्कृत के निर्धारित पाठों से, यानी जो लेसन संस्कृत में अब आ रहे हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं, उनमें से एक श्लोक जो कि आपको अच्छे तरह से याद हो, वो श्लोक आपको इसमें लिखना है। और वो श्लोक 2 अंक का होगा, 2 नंबर का होगा। और ऐसा श्लोक वो होना चाहिए जो इस प्रश्न पत्र में, जो पेपर में ना आया हो, उसको आप कॉपी नहीं करेंगे। बाकी और श्लोक लिखेंगे जो आपको अच्छे से याद हो, दूसरे लेसन्स में से हो। नेक्स्ट है संस्कृत के निर्धारित पाठों पर, यानी जो अब मैं संस्कृत के आगे लेसन्स बताने वाला हूं, उन लेसन्स में से, उन पाठों में से पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 होंगे, संस्कृत में उत्तर देना होगा और ये 2 अंकों का होगा। अब नेक्स्ट है इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, रस, अलंकार और छंद, 3 चीजें आती हैं। इनमें कौन कौन से आपको पढ़ने हैं वो आप सुने। रस में आपको हास्य एवं करुण रस की परिभाषा देनी है, उदाहरण देना है और इसकी पहचान करनी है। तो ये तीनों ही चीजें, यानी रस, अलंकार और छंद, अभी तीनों जो बताने वाला हूं वो सभी 2-2 अंकों के होंगे। रस भी 2 अंक के होंगे, अलंकार भी 2 अंक के होंगे और छंद भी 2 अंक के होंगे। तो रस में मैंने जैसा अभी बताया, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान हो गई। अब अलंकार कौन कौन से आएंगे इसमें? अलंकार जैसा आपको पता होगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 होते हैं। तो यहाँ पर अर्थालंकार आएंगे आपके। और अर्थालंकार में कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, 3 आएंगे। अब छंद की बात करते हैं। छंद में कौन कौन से आएंगे? सोठा और रोला, ये 2 छंद आएंगे। इसमें इनकी लक्षण यानी इनकी जो विशेषताएं हैं वो हो सकती हैं, आएंगी, उदाहरण और पहचान, इनके एग्जाम्पल्स देने होंगे और पहचान करनी होगी, ये आएगा। तो तीनों ही चीजें जैसा मैंने अभी आपको बताया था, रस भी 2 नंबर के होंगे, अलंकार भी 2 अंक के और छंद भी 2 अंक के। तो टोटल ये काव्य सौंदर्य वाली तीनों चीजें जो हो गई वो 6 अंक की आएंगी। अब हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजें आती हैं? शब्द रचना के तत्व, इसमें हिंदी व्याकरण में क्या क्या चीजें हैं? ये टोटल आपका 11 नंबर का होगा, 11 अंक का। और उपसर्ग पहला दे रखा है। उपसर्ग होते हैं इसमें, हिंदी व्याकरण में आएगा प्रत्यय, समास और तत्सम शब्द, पर्यायवाची। उपसर्ग में कौन कौन से आएंगे? आ, अन, अधि, अप, अनु, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु। तो ये उपसर्ग आएंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, 3 नंबर के, 3 अंक के होंगे। प्रत्यय में कौन कौन से हैं? आई, त्वा, ता, वन,
वा, हट, वट, ये प्रत्यय हैं और ये 2 मार्क्स के आएंगे, 2 नंबर के, 2 अंक के आएंगे। नेक्स्ट है समास। इसमें द्वंद्व समास और द्विगु समास 2 आएंगे और समास भी आपके 2 मार्क्स के, 2 अंक के होंगे। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द ये भी 2 अंक के होंगे। पर्यायवाची ये भी 2 अंक के होंगे। तो ये टोटल जो आपका ये 5 चीजें हुई वो आपकी 11 मार्क्स की हुई, 11 अंक की हुई। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। संस्कृत व्याकरण में क्या क्या चीजें आती हैं? संधि, शब्द रूप, धातु रूप और हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। तो इसमें संधि कौन कौन सी आएंगी? ये टोटल आपका जो व्याकरण है संस्कृत की 8 अंक की होगी, 8 नंबर की। संधि में यण संधि आएगी, इसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान। शब्द रूप में सभी विभक्तियां और वचन लिखने होंगे, विभक्तियां भी सारी लिखनी होंगी, वचन भी सारे लिखने होंगे। शब्द रूप किस किस के होंगे? इसमें संज्ञा, फल, मति, मधु और नदी, इनके शब्द रूप आपको करने होंगे। और शब्द रूप भी 2 मार्क्स के हैं। संधि जो अभी बताई थी मैंने वो भी 2 मार्क्स की, 2 अंक की है। धातु रूप, धातु रूप में कौन कौन सी लकार वो होगा? लट, लोट, लट, विधिलिंग और लंग लकार। इन सारे लकार में आपको लिखने हैं, लेकिन किस किस धातु के रूप लिखने हैं सुने। पठ और हस्त धातु के रूप आपको लिखने हैं इन सारे लकारों में जो मैंने अभी आपको बताए। ये भी 2 अंक का होगा। और हिंदी के सरल वाक्यों का जो संस्कृत में अनुवाद अभी मैंने बात की थी, तो वो भी 2 मार्क्स का होगा, 2 अंक का होगा। अब बात आती है निबंध की। हिंदी का के पेपर में निबंध कौन कौन से विषयों पर आधारित हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। निबंध वैज्ञानिक हो सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम, इन विषयों पर आधारित आपके निबंध हो सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लें। नेक्स्ट है, अब एक जो खंड काव्य होता है, खंड काव्य अलग अलग शहरों में अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। पहले भी ऐसा ही होता था। तो अब कहाँ के लिए कौन से खंड काव्य की बात हो रही है वो मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे बताता हूँ। खंड काव्य में क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये टोटल 3 मार्क्स का होता है। 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। इसमें अभी मैंने आपको बताया संक्षिप्त कथा वस्तु आएगी इसमें, यानी शॉर्ट में आपको उसका वो लिखना होगा सारांश की तरह से। और घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं उस खंड काव्य में हुई हैं उसके बारे में जिक्र करना पड़ सकता है, लिखना पड़ेगा। चरित्र चित्रण, और उसमें जो भी चरित्र हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये खंड काव्य आपका 3 नंबर का होगा, और जो कि अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग निर्धारित होता है, और इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब जो गद्य में जो लेसन अभी कट हो गए थे 30% के अंतर्गत, वो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। और अब जो लेसन रह गए हैं इसमें, उनके बारे में सुन लें, जो भाई आपको पढ़ने हैं, जिनमें से आपका पेपर आएगा। तो पहला जो एक लेसन है मित्रता, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है। ममता, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है, इसको भी आपको पढ़ना है। भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित है, इसको आपको पढ़ना है। अजंता, भगवत शरण उपाध्याय, इनके द्वारा लिखित है, इसको आपको पढ़ना है। तो ये गद्य में जो जो पाठ जो जो आपको पढ़ने हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब काव्य में कौन कौन से कवियों की रचनाओं को आपको पढ़ना है, कौन कौन सी आप पेपर में आएंगी उनको सुने। सूरदास, इनके जो पद हैं वो आपको पढ़ने हैं। तुलसीदास जी, धनुषभंग और वन पथ पर, इन 2 शीर्षकों की जो कविताएं हैं वो आपको पढ़नी है। रसखान जी द्वारा लिखित जो इनकी जो कविताएं हैं, जो इनके सवैये और कवित्व, ये आपको पढ़ने हैं। बिहारी लाल जी द्वारा लिखित एक भक्ति नीति शीर्षक से जो इनके दोहे हैं वो आपको पढ़ने हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम
ये आपको पढ़ना है इस शीर्षक की कविता। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित भारत माता का मंदिर, ये आपको पढ़ना है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक शीर्षक कविता है हिमालय से, वो आपको पढ़नी है। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित चींटी शीर्षक की कविता है, वो आपको पढ़नी है। माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक की कविता है, वो आपको पढ़नी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित झांसी की रानी की समाधि पर, ये आपको पढ़नी है। अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखित भाषा एकमात्र अनंत है, ये आपको पढ़नी है। और एक लास्ट में इसमें काव्य में श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित हल्दी घाटी शीर्षक की कविता, वो आपको पढ़नी है। तो ये काव्य के बारे में बात हो गई और गद्य के बारे में बात हो गई, कौन कौन सी लेसन, कौन कौन सी कविताएं आपको पढ़नी है। अब हम लोग संस्कृत में जो लेसन, जो पाठ पढ़ने हैं उनके बारे में बात करते हैं। 70% के अंतर्गत जो हैं पढ़ने हैं। एक वाराणसी वाला पाठ है, वो पढ़ना है। देशभक्त चंद्रशेखर, ये पाठ पढ़ना है। छांदोग्य उपनिषद 6वां अध्याय, ये पढ़ना है। भारतीय संस्कृति, ये पढ़ना है। वीरा वीरेण पूज्यते, ये पढ़ना है। आरुणि श्वेतकेतु संवाद, ये पढ़ना है। और जीवन सूत्राणी, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें श्लोक दे रखे होंगे, ये आपको पढ़ने हैं। अब जो खंड काव्य के बारे में, जैसा मैंने पहले बताया था कि 3 मार्क्स का आता है, उसमें कथा वस्तु लिखनी है, घटनाएं लिखनी है और चरित्र चित्रण लिखना है आपको। तो खंड काव्य के बारे में जान लें, क्योंकि कौन से शहर में कौन सा खंड काव्य चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं और उसी के हिसाब से आपका पेपर आता है। तो पहला एक जो है मुक्ति दूत नाम का एक खंड काव्य है। कौन कौन से शहरों में चल रहा है, ये कहाँ कहाँ आएगा, इसको सुन लें। ये मुक्तिदूत नाम का जो काव्य है, ये आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव। फिर से सुन लें इसको। मुक्तिदूत नाम का खंड काव्य आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इन जगहों के जो विद्यार्थी हैं वो इस खंड काव्य को पढ़ेंगे। और दूसरा है ज्योति जवाहर। ये जो खंड काव्य है, ये कहाँ कहाँ चल रहा है, कहाँ कहाँ के बच्चों को पढ़ना है, वो सुन लें। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, इन जगहों के विद्यार्थियों को ये पढ़ना है, ज्योति जवाहर नाम का खंड काव्य। अब तीसरा ये जो एक चल रहा है अग्रपूजा, अग्रपूजा नाम का जो खंड काव्य है, ये किन जगहों के विद्यार्थियों को पढ़ना है? प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा, 3 जगहों के ये जो विद्यार्थी हैं उनको अग्रपूजा नाम का खंड काव्य पढ़ना है। एक मेवाड़ मुकुट नाम का खंड काव्य चलता है। ये किस किस जगह पर चल रहा है, किस किस जगह के विद्यार्थियों को पढ़ना है, देखें। बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच, इन जगहों के विद्यार्थियों को मेवाड़ मुकुट नाम का खंड काव्य पढ़ना है। उसी से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक जय सुभाष नाम का खंड काव्य है और ये कहाँ कहाँ के बच्चों को पढ़ना है? लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, इन जगहों के बच्चों को ये जय सुभाष नाम का खंड काव्य पढ़ना है। नेक्स्ट एक जो खंड काव्य है मातृभूमि के लिए, ये कहाँ कहाँ के बच्चों को पढ़ना है, सुने। गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, इन जगहों के विद्यार्थियों को मातृभूमि के लिए ये वाला खंड काव्य पढ़ना है। कर्ण खंड काव्य एक और है, कर्ण नाम से, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, इन जगहों के विद्यार्थियों को कर्ण नामक खंड काव्य पढ़ना है। एक है कर्मवीर भारत, कर्मवीर भरत शीर्षक से एक खंड काव्य है। ये कहाँ के बच्चों को पढ़ना है? मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, इन जगहों के बच्चों को ये कर्मवीर भरत नाम का खंड काव्य पढ़ना है। तुमुल, एक तुमुल नाम का इस शीर्षक का खंड काव्य है। ये कहाँ के बच्चों को पढ़ना है? वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं,
इन जगहों के बच्चों को, इन जिलों के बच्चों को ये तुमुल नाम का खंड काव्य पढ़ना है। तो ये मैंने आपको जो है खंड काव्य कौन कौन सा किस किस जिले में चल रहा है और कहाँ के विद्यार्थियों को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है उसके बारे में आपको जानकारी दी। और इस तरह से ये जो हिंदी का कक्षा 10 का हाई स्कूल का जो सिलेबस था वो ये कंप्लीट हो गया। क्या क्या छूटा हुआ है, मतलब कौन कौन सा अब नहीं आएगा वो मैंने आपको बताया, कौन कौन सा आएगा बचा हुआ 70% के अंतर्गत है वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुन लिया होगा और इसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और विषय के बारे में बातचीत करेंगे कि कौन कौन सा जो है सिलेबस उसमें कम हो गया है, क्या रह गया है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। ये हिंदी का सिलेबस मैंने आपको बताया, लेकिन एक बात ज़रूरी आपको बताने को रह गई कि मैंने बताया था कि हिंदी का पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में 70 मार्क्स में तो आपका जो लिखित परीक्षा हो जाएगी और जो 30 मार्क्स का है 30 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है जो स्कूल लेवल पर होता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, 10-10 नंबर में 10-10 अंक का 3 तरह से इसका विभाजन किया गया है। प्रथम 10 अंक में वाचन होगा, वाचन में क्या क्या चीज़ें होंगी, भाषण, वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति आदि। द्वितीय जो 10 अंक हैं उसमें व्याकरण संबंधी वो आएगा, मतलब ये स्कूल लेवल पर ही मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा जो 10 अंक है उसमें सृजनात्मक, निबंध, नाटक, कहानी, कविता आदि ये सब कुछ आता है। तो ये तो 30 मार्क्स का 30 अंक का जो है वो आपको पता ही होगा, इंटरनल वैल्यूएशन होता है, स्कूल लेवल पर होता है। और 70 मार्क्स की आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होती है। तो टोटल ये 100 मार्क्स का इस तरह से हुआ। तो इसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करें और अब अपने वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।